दोस्तों नमस्कार। ट्रम्प टैरिफ्स ऑन इंडिया के ऊपर मेरे पिछले 2 एपिसोड्स जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जारी करते हुए आज हम एक और मूल प्रश्न पर विचार करेंगे। आई पर्सनली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट दैट फॉर एजुकेशनल पर्पस ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट वैल्यू पर ट्रम्प टैरिफ का कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश के भीतर इन एक्सपोर्टिंग कंपनीज या यूनिट्स पर इनके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इस एपिसोड में इन दिस एपिसोड हम दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे कि ट्रम्प टैरिफ के बाद किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स का उद्देश्य क्या पूरा होने वाला है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हियर द कॉज इज ट्रम्प टैरिफ एंड द इफेक्ट इज जीएसटी रिफॉर्म्स। चालू फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में गवर्नमेंट, आरबीआई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भारत के जीडीपी लॉस का अनुमान पर मिनिमम इम्पैक्ट डालने के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स के द्वारा लोकल कंजम्पशन या डोमेस्टिक लोकल कंजम्पशन में ग्रोथ से यूएस के एक्सपोर्ट को होने वाले नुकसान की कितनी भरपाई की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीएसटी रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, अभी जीएसटी रेट रिडक्शन किया गया है, उससे डोमेस्टिक लोकल कंजम्पशन कितना बढ़ने की उम्मीद है, कितना बढ़ने की संभावना है, या क्या हम एक्सपोर्ट से होने वाले लॉस की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। इस प्रश्न की चर्चा अब हम इस एपिसोड में विस्तार से करने वाले हैं। मेरा पुनः आवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये प्रश्न जो है वो काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ पाएगा। दोस्तों, ऑन द अदर हैंड, अगर हम अब जीएसटी रिफॉर्म्स का पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं तो यह देखना पड़ता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जीएसटी कट या रिडक्शन से कंज्यूमर्स को कितना फ़ायदा होता है। यह कहा जा रहा है कि जीएसटी रिडक्शन से इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड देन इट विल मार्जिनली इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो जीएसटी की दरों में कटौती के प्रभाव को समझने के लिए आइए हम कुछ बेसिक आइटम्स या फैक्ट्स के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, ताकि हम यह विश्लेषण कर सकें कि अमेरिका की एक्सपोर्ट के नुकसान की भरपाई क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन में ग्रोथ करके किस हद तक की जा सकती है। पहला जो सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म्स का सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर दैट कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, कार्स, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल्स। और जीएसटी रेट कट का सबसे बड़ा फायदा इसी सेक्टर को हुआ है। आम भारतीय के सपने में एक बहुत ही छोटी कार, जो एक उसकी ड्रीम कार रहती है, उसके ऊपर भी हमारे देश के अंदर 45% तक का जीएसटी था, जिसे कम करके अब 18% कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या गवर्नमेंट पहले आम आदमी को लूट रही थी? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि 3 से 5 लाख तक की रेंज की एंट्री लेवल स्मॉल कार सेगमेंट जैसे ऑल्टो, वैगन आर आदि जो नॉर्मल मिडिल क्लास के फर्स्ट टाइम बाइंग के लिए सस्ती थी, एबनॉर्मल जीएसटी रेट्स, इनपुट कॉस्ट हाइक बाय कंपनीज आदि के कारण उनकी पहुंच से बाहर हो गई थी। फिर भी इन ऑटो कंपनियों की बिक्री हर साल भारत में बढ़ रही थी, क्योंकि इजी फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंटरेस्ट रेट में भी पिछले 2-3 सालों में कमी हो रही है और अपर क्लास सेगमेंट के साथ में मिडिल क्लास की इनकम डिस्पैरिटी अपर क्लास को लग्जरी कार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ एंट्री लेवल कार या स्मॉल कार्स की इंडिया के अंदर सेल में डिग्रोथ हुई है पिछले 3-4 सालों में, और उसका प्रभाव यह हुआ है कि इन कार कंपनियों ने छोटी कारों की निर्माण या प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया है, एंड इट शोज द नेगेटिव ट्रेंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यह बहुत कम संभावना है कि कारों की कीमत में जीएसटी रिफॉर्म से 1 से 2 लाख रुपए तक की कमी का भी इस फेस्टिवल सीजन में कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपर क्लास सेगमेंट ऐसे छोटे मोटे मुद्दों की परवाह नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि 1 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई का इम्पैक्ट सिर्फ 1500 रुपये प्रति महीना होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नॉर्मल मिडिल क्लास सेगमेंट जो है वो बाइंग के लिए आगे आता है या नहीं, क्योंकि कारों की कॉस्ट कम होने का ये मतलब नहीं है कि उसका बाइंग लेवल बढ़ जाएगा। उसके लिए इनकम लेवल भी बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत के अंदर मिडिल क्लास का इनकम लेवल इतना नहीं बढ़ा है कि वह एडिशनल लोन लायबिलिटी उठा सके, क्योंकि सामान्य यानी नॉर्मल लाइफ स्टाइल की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसको पूरा करने के लिए भी आज देश के अंदर एक मिडिल क्लास का आदमी
दिन संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। कार ओनरशिप फॉर ए नॉर्मल मिडिल क्लास इज नॉट ए बेसिक नीड्स और नेसेसिटी इन आवर कंट्री। अब जीएसटी में कटौती होने से सेल इस त्योहारी सीजन में 2 से 3 गुना की वृद्धि हो जाएगी। यह एक ड्रीम या इमेजिनेशन है जो कुछ लोग शायद बुद्धिमान होकर अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। अगर हम 2023 के फेस्टिवल सीजन को पिछले साल 2024 के फेस्टिवल सीजन से कंपेयर करें तो कार कंपनी लाइक मारुति और महिंद्रा की सेल में वैल्यू टर्म्स में 15 से 20% तक की वृद्धि हुई है। ये मानना कि अब जीएसटी कट होने से, गाड़ियों के प्राइसेस कम होने से इस त्योहारी सीजन में सेल के अंदर 100%, 200% या 300% तक की भी वृद्धि हो जाएगी, यह एक मूर्खता ही होगी। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कार कंपनियां लाइक टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई आदि अपनी मार्जिन को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को अधिक करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कितनी वृद्धि करती है, कितना इंक्रीज करती है, यह भी देखना बहुत आवश्यक है। इस सभी प्रकार के व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी रिफॉर्म्स में काफी बड़ी कटौती दी गई है ताकि एक्सपोर्ट से होने वाले लॉस का कंपेंसेशन हम लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाकर कर सकें, खासकर इस त्योहारी सत्र में, फेस्टिवल सीजन में। लेकिन यहाँ पर कई एनालिस्ट का डिबेट और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस फेस्टिवल सीजन में ऑटो सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को ही उचित ठहराते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा 15 अगस्त को की गई थी, तो यह पूरी तरह से एस्टिमेशन था कि ऑटो सेक्टर के अंदर काफी राहत मिलने की संभावना है। तो बायर्स के द्वारा अगस्त महीने के अंदर अपनी बाइंग को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया जाना था। लेकिन प्रमुख ऑटो कंपनियां इंडिया की जो है मारुति, टाटा, हुंडई और महिंद्रा की कारों की सेल अगस्त 2025 में पिछले वर्ष 2024 की तुलना में केवल 2% कम हुई है, जबकि इसके विपरीत टू व्हीलर की बिक्री में 10% से अधिक की वृद्धि और ट्रैक्टर की बिक्री में तो 30% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म्स का ऑटो सेक्टर पर बड़ा प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना थी, बट द वे ऑफ बाइंग पोस्टपोनमेंट पोस्ट रिड्यूसिंग द प्राइसेस। इसका मतलब यह है कि बायर्स के द्वारा खरीदारी का निर्णय स्थगित करने की संभावना बहुत कम है, चाहे प्राइसेस के अंदर कमी हो या प्राइसेस बढ़े, इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। इसलिए आने वाले इस फेस्टिवल सीजन में भी व्हीकल्स की सेल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल ग्रोथ होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। भले ही टू व्हीलर पर 10%, स्मॉल कार पर 27% और लग्जरी व्हीकल्स पर 10% की जीएसटी में भारी कटौती की गई हो। एक मुख्य पॉइंट यह भी है कि जो ऑलरेडी डीलर्स के पास में इन्वेंट्री है जिसके ऊपर पुरानी दरों से जीएसटी पेड किया हुआ है, उसकी वैल्यू लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। तो यह अभी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन द डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कि इन 2,500 करोड़ रुपए का किस तरह से निपटारा हो। अगर डीलर के पास में पुरानी जीएसटी का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है तो डीलर घटी हुई दरों पर नए वाहनों की बिक्री करने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। वो अभी भी ग्राहकों को पुरानी जीएसटी के रेट पर ही गाड़ियां डिलीवरी कराने के लिए विवश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर बढ़ी हुई रेट के ऊपर व्हीकल क्यों लेगा। इसलिए अभी व्हीकल की सेल्स की ग्रोथ इस फेस्टिवल सीजन में किस तरह से मूवमेंट रखती है, यह देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट यह है कि ऑटो सेक्टर का जो मार्जिन है वो काफी श्रिंक कर रहा है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो अभी ये सेकंड क्वार्टर था जुलाई, अगस्त, सितंबर का, उसका कंपैरिजन किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर लगभग 16% का डिग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में लगभग 11% का डिग्रोथ है। यानी मार्जिन के ऊपर काफी प्रेशर है। और यही स्थिति अगर ईयर ऑन ईयर डेटा का एनालिसिस किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट में लगभग 9 से 10% की डिग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में सिर्फ 3% की ग्रोथ है। यानी मार्जिन के ऊपर ऑटो सेक्टर के अंदर काफी प्रेशर है और इस प्रेशर को कम करने के लिए कंपनियों के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्राइस को इंक्रीज करना। यानी अगर अभी जीएसटी में रिडक्शन किया गया है तो हो सकता है कि ऑटो कंपनीज जीएसटी रिडक्शन का या जीएसटी कट का पूरा फायदा कस्टमर को ना दे, बल्कि एक पार्ट व्हीकल की प्राइस बढ़ाकर और एक पार्ट कस्टमर को जीएसटी कट पास ऑन करके। इसका मतलब यह होगा कि कस्टमर को जीएसटी रिफॉर्म्स का या जीएसटी रिडक्शन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर जीएसटी रिफॉर्म्स या जीएसटी रिडक्शन का फायदा होने की काफी उम्मीद
मानी जा रही है वो है मेडिसिन, फूड, ग्रोसरी, डेली नीड्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर पर्सनल डोमेस्टिक यूज। दीज आर वेरी बेसिक डेली यूज आइटम्स जिनके ऊपर टैक्स में कमी होने से या ज़्यादा होने से कुछ वस्तुओं की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि जीएसटी की कटौती करते समय ये कहा गया कि टूथपेस्ट, ग्रोसरी आइटम्स, फूड आइटम्स, ऑयल, बाथ सोप एक्सेट्रास की प्राइसेस में काफ़ी कमी होगी। लेकिन टूथपेस्ट जैसी चीज़ पर अगर जीएसटी कम कर दिया तो क्या अब हम लोग दिन में एक बार की जगह 10 बार टूथपेस्ट करना शुरू कर देंगे ताकि उसका कंजम्पशन बढ़ जाए? साबुन पर जीएसटी कम करने से क्या हम लोग दिन में एक बार की जगह 10 बार नहाना शुरू कर देंगे ताकि उसका कंजम्पशन बढ़ जाए? ब्रेड पर और रोटी पर जीएसटी कम करने या नील करने के बाद क्या अब हम लोग दिन में एक पैकेट ब्रेड या 3-4 रोटी खाने के बजाय 4-5 ब्रेड के पैकेट कंज्यूम कर लेंगे? ये विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए शायद जीएसटी रिफॉर्म्स करते वक्त ये कहा गया था कि इससे कंजम्पशन में ग्रोथ होगी। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इन चीज़ों पर जीएसटी के कम करने से क्या कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एफएमसीजी कंपनीज जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, मार्केटिंग करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनके ऊपर भी उनके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी प्रेशर है। तो यह माना जाना कि जीएसटी के अंदर कमी का पूरा फायदा वो अपने ग्राहकों को पास ऑन करेंगे, यह कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सभी कंपनियां कभी भी किसी भी तरह के टैक्स रिडक्शन का पूरा फायदा कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करती है। एक बहुत ही छोटा पोर्शन वो कंज्यूमर को पास ऑन करती है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मेडिसिन के ऊपर भी जीएसटी कम किया गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दवाइयाँ सस्ती होने से आप एक टेबलेट की जगह 5 टेबलेट ले लेंगे, या दवाइयाँ महंगी होने से आप मेडिसिन लेना ही बंद कर देंगे? विचार कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डोमेस्टिक यूज के लिए जो है, जैसे किचन यूटेंसिल्स, टीवी, एसी, फ्रिज, इनके ऊपर भी जीएसटी कम किया गया है। लेकिन इस जीएसटी कट से मुश्किल 2 से 5 हज़ार रुपये तक की ही टैक्स में कमी होगी। इसलिए इन वस्तुओं पर प्राइस रिडक्शन या कर की कमी का कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही इजीली कंज्यूमर फाइनेंस ऑप्शंस हैं, नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम है, जिसकी वजह से बाइंग जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें भी ये है कि जीएसटी कट का कितना फ़ायदा कंज्यूमर्स को दिया जाता है। यहाँ पर भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जो है वो ऑलरेडी मार्जिन और मुनाफे में काफ़ी दबाव में है। इसलिए पूरा का पूरा जीएसटी रिडक्शन या जीएसटी कट का फ़ायदा कंज्यूमर्स को पास ऑन करना मुश्किल ही दिखाई देता है। यह एक बहुत ही हास्यप्रद स्थिति है कि ये सभी दैनिक दिनचर्या की बुनियादी ज़रूरतें हैं या डेली बेसिक नीड्स, जिनके ऊपर जीएसटी के कम होने या ज़्यादा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सेक्टर सीमेंट, जिसके अंदर जीएसटी रिडक्शन किया गया है और काफ़ी चर्चा में है कि सीमेंट के ऊपर जीएसटी के कम होने से घरों की बिक्री बढ़ जाएगी, लोग घरों का ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाइंग करेंगे। सीमेंट की जो कंजम्पशन है वो जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज और हाउसेस के लिए होता है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसलिए सबसे पहले देश के आर्थिक विकास के लिए ऐसी आवश्यक वस्तु पर सरकार के द्वारा 28% जीएसटी लगाना तो बिल्कुल भी उचित ही नहीं है। सिवाय इसके कि सरकार द्वारा अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुओं पर टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया जाता है जिनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती। जीएसटी कर में कटौती का उद्देश्य मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के द्वारा अपने रेजिडेंशियल हाउसेस की डिमांड को बढ़ाना है। इसके लिए सीमेंट में जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा। एक रेजिडेंशियल हाउस में सीमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग उसके कुल कॉस्ट का 7 से 8% होता है। रियल एस्टेट सेक्टर के मार्जिन और प्रॉफिट के साथ साथ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज भी काफ़ी दबाव में है। सीमेंट कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा कंज्यूमर्स को जीएसटी रिडक्शन का बेनिफिट देने की उम्मीद की बहुत ही कम संभावना है। सेकेंडली, सीमेंट का कंट्रीब्यूशन जैसा कि 7 से 8% होता है, तो इतने मामूली योगदान के लिए इसके बाइंग डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने की संभावना बहुत कम है। एक और सेक्टर या एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी रिफॉर्म्स का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा
कंट्रीब्यूटर फार्मर्स के काम में आने वाली चीज़ है। इसके ऊपर जीएसटी की दरों में कटौती को 5% तक किया गया है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में ट्रैक्टर की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बट आइडियली ट्रैक्टर्स एंड अदर फार्म इक्विपमेंट्स किसानों की बेसिक नीड्स है, और जिन चीज़ों की बेसिक नीड्स होती है उनके ऊपर उनकी प्राइसेस के कम होने या ज़्यादा होने का कोई खास प्रभाव नहीं पाता है। हमने ये पहले भी देखा है कि पिछले 2-3 सालों में ट्रैक्टर की कीमत में काफ़ी इंक्रीज हुआ है इनपुट कॉस्ट की वजह से, लेकिन ट्रैक्टर की बिक्री के अंदर कोई कमी नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा के बाद में यहाँ पर भी बायर्स को अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करना चाहिए था, ताकि उसे जीएसटी रिफॉर्म्स का कुछ फायदा मिल सके। लेकिन प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा की जो सेल हुई है अगस्त 2025 में, पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 28% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है, जबकि इस बात की पूरी संभावना थी कि जो बायर है वो या किसान है वो शायद बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर सके। इसका ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस टाइप के आइटम्स जो कि बेसिक नेसेसिटी है, उनकी बाइंग को कोई भी तरह का टैक्स में कमी या बढ़त इम्पैक्ट नहीं करती है। अगर हम लोग 2023 के त्योहारी सीजन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को पिछले साल 2024 के त्योहारी सीजन से कंपेयर करें तो महिंद्रा के ट्रैक्टर की सेल में 20% की वृद्धि हुई है, और अब जीएसटी को कट करके अगर 5% कर दिया गया है तो इस त्योहारी सीजन में सेल के अंदर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना वृद्धि हो जाएगी, ऐसा एजम्पशन करना ठीक नहीं होगा। भारत अभी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। हालांकि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी केवल 15% है, लेकिन लगभग हाफ वर्क फोर्स अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जो कि 2-3 दशक पहले लगभग 80% थी। भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, जो जीडीपी के लगभग 55%, लेकिन वर्क फोर्स में लगभग 30% के साथ में है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर कुल वर्कफोर्स के 25% के साथ भारत के जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। हालांकि आज़ादी के 75 वर्षों से भी अधिक समय में हमारे देश के किसानों की स्थिति आय के मामले में बहुत दयनीय है, क्योंकि वे मुख्य रूप से समय पर और अनुकूल क्लाइमेट और मानसून पर निर्भर हैं। लेकिन पिछले 5-10 वर्षों के ट्रेंड अधिक चिंतित है, क्योंकि पर्यावरण चुनौतियों के कारण अनटाइमली और अनवांटेड फ्लड्स, रेन्स या सूखे ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया है। यह अत्यंत खेद की बात है कि आज भी हमारे अन्नदाता किसानों को फाइनेंशियल बर्डन, लोन ऑब्लिगेशंस, लॉस ऑफ फार्मिंग प्रोडक्ट्स और गरीबी के कारण आत्महत्या करनी पड़ रही है। अपने पिछले 25 वर्षों से भी अधिक के प्रोफेशनल कैरियर के दौरान मैंने कई फाइनेंस कंपनीज में काम किया है, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेट करती है। इसलिए मैंने हमारे किसानों और उनके परिवार को बहुत ही करीब से ग्राउंड रियलिटी के साथ देखा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ट्रम्प भाई साहब अमेरिका द्वारा भारत में कृषि एक्सपोर्ट खोलने के लिए सरकार पर दबाव डालकर हमारे कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल मोदी जी का एक दृढ़ और कठोर निर्णय है कि उन्होंने इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और लाखों किसानों और उनके परिवारों का जीवन को सुरक्षित रखा है। मुझे विश्वास है कि सत्ता में यदि कोई और अन्य राजनीतिक दल होता तो वो अमेरिका की इस मांग को मंजूर कर देता। जैसा कि मैंने ये पहले भी कहा है कि मोदी जी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय क्या कर सकते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म और जीएसटी रिडक्शन तब तक काफ़ी नहीं है जब तक कि इसका फ़ायदा उपभोक्ताओं तक न पहुँचे। मुख्य चिंता यह है कि जीएसटी कटौती का कितना लाभ वास्तव में किसानों को दिया जाता है, या कंपनियां पहले अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाती है और फिर जीएसटी के रिडक्शन का कुछ एक पोर्शन ही कस्टमर को पास ऑन करती है। जैसा कि यह देखा गया है कि यह कॉमन पीपल के साथ हमेशा होता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है। साथियों, अब जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत अगला सबसे बड़ा शो है इंश्योरेंस सेक्टर का, जहां हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से कम करके नील कर दिया गया है। इसे बीमा कंपनियां और सरकार द्वारा हर जगह ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि मानो देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार के द्वारा यह भारतीय नागरिकों को दिया गया आज तक का सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन यहाँ पर भी वास्तविकता इससे काफी कोसों दूर है। यहाँ तक कि बीमा कंपनियां अभी से इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त बोझ के लिए रोना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वे ये कह रही हैं कि वे जीएसटी कट का लाभ ग्राहकों को पूरा नहीं दे पाएंगी। इसके बावजूद वर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि भारत की सबसे पेनफुल योजना है फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड पेशेंट्स, बीमारी जानने से पहले ही अस्पताल सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है।
हेल्थ इंश्योरेंस है तो पॉलिसी की राशि के अनुसार इलाज की कई योजनाएं या स्कीम वो इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि कोई आदमी इलाज के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने के लिए आया हो। इसका मतलब ये है कि वही बीमारी, वही अस्पताल, वही इलाज, लेकिन इलाज की लागत स्वास्थ्य बीमा के मूल्य के अनुसार तय होती है। इस देश में इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज की लागत में अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि मरीजों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए मरीज पर व्यक्तिगत रूप से इलाज का कोई भी बोझ नहीं पड़ता है। विशेष रूप से निजी कंपनियों की हाई मेडिकल कॉस्ट और इन्फ्लेशन के कारण पहले से ही हर साल प्रीमियम में 15 से 20% तक की वृद्धि कर दी जा रही है, लेकिन उनकी क्लेम सेटलमेंट का समय और उसकी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दयनीय है। सो दिस GST रिफॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस सेक्टर एक्चुअली हैज नो मीनिंग on ground level for the benefit of customer. I will also come out with a separate video to share with you my own real life experience of fraudulent and malpractices of these health insurance companies. एक और सेक्टर है जिसको कि GST रिफॉर्म्स के तहत इंक्लूड किया गया है और वो है सिम गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें आमतौर पर समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नैतिक दृष्टिकोण से वो हानिकारक है। इसमें अल्कोहल, टोबैको, गैम्बलिंग और बैटिंग, फ्रूट प्रोडक्ट्स विद हाई फैट और शुगर कंटेंट्स आदि को शामिल किया गया है। इन वस्तुओं पर 40% तक का GST लगाने का सरकार का इरादा समाज को लाभ के लिए कंजम्पशन को कम करना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कितना कंजम्पशन कम करती है यह सभी लोग जानते हैं। डिस्पाइट सच हाई टैक्सेस, इन प्रोडक्ट्स की बिक्री हर साल बढ़ती ही जा रही है। The biggest tobacco company in our country, ITC Limited, वो हर साल लगभग 10 से 15% तक की अपने वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाती है, लेकिन इसके बहाने सरकार केवल बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन कर रही है। मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है कि अगर सरकार को देश के सिटीजन की स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता है तो why the government doesn't ban the production and sale of all these SIM products? हमने ट्रम्प टैरिफ के कारण अपने एक्सपोर्ट्स में होने वाले नुकसान का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है, जो कि लगभग 4.5 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए तक का है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने GST रिफॉर्म्स की स्कीम को पेश किया है, ताकि सरकार का यह मानना है कि लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज करके कुछ हद तक इस एक्सपोर्ट से होने वाली नुकसान की भरपाई की जा सके। GST रिफॉर्म्स का भी हम लोगों ने विस्तृत विश्लेषण किया है, लेकिन उससे यह एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काफी हद तक एक्सपोर्ट से होने वाले लॉस की भरपाई लोकल कंजम्पशन से नहीं हो सकती। मेरा पर्सनली यह मानना है कि ट्रम्प के 50% टैरिफ का जवाब देने के लिए GST रिफॉर्म्स जो किए गए हैं या GST रेट को जो कम किया गया है वह काफी नहीं है, और यह सोचना कुछ हद तक गलत ही होगा। भारत के ऊपर लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ का जवाब सिर्फ अमेरिकी उत्पादों की भारत में खपत पर हाई टैरिफ लगाकर ही किया जा सकता है। जैसा कि हिंदुस्तान में बिकने वाले अमेरिकन ब्रांड्स और फूड प्रोडक्ट्स, इन अमेरिकन ब्रांड्स या अमेरिकन कंपनियों का हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार है, अगर अमेजन जैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 100% GST लगा दिया जाए तो उसके साल की 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की सेल, और पेप्सी जैसी कंपनी की साल की सेल 10,000 करोड़ रुपए की, उनके ऊपर इतना प्रभाव आएगा कि इन कंपनियों के ओनर्स और प्रमोटर्स भारत के ऊपर से यह पूरा टैरिफ हटाने के लिए ट्रम्प साहब को प्रेशराइज करेंगे। सेकेंडली, क्या अगर सभी अमेरिकन ब्रांड्स और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जोड़ा जाए तो यह टैक्स रेवेन्यू की इनकम कितनी होगी, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इतनी इनकम का उपयोग देश की सरकार नई PLI स्कीम, रिबेट और सब्सिडी जैसे इंसेंटिव के माध्यम से स्थानीय घरेलू निर्माताओं को सपोर्ट देने के लिए यूज कर सकती है। तीसरा, द कंज्यूमर वुड मूव टू लोकल डोमेस्टिक रिटेलर्स फॉर competitive prices and this will support their declining business and unemployment since last many years. यह बहुत ही सरल तर्क है कि कोरोना काल के प्रभावों के बाद इस देश के अंदर बेरोजगारी का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि अभी तक यह देश बेरोजगारी की समस्या से ही जूझ रहा है। आम आदमी का आय स्तर ही नहीं बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। यह सोचना कि 12 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि इस देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जरा विचार कीजिए कि हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी टैक्स रिटर्न सालाना
12 लाख रुपए तक है और जो टैक्स देते हैं। आज अगर जरूरी है तो हमको एक भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता को देखने और समझने का, नहीं तो साथियों और दोस्तों ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैं, मेरा अपना गरीब और गरीब, अमीर और अमीर और मिडिल क्लास, इन दो पार्टों की चक्की के बीच पिसता हुआ एक आम नागरिक जिसके पास मजबूरी में जीने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सरकार गरीबों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती और अमीर लोग इतने सारे अल्टरनेटिव्स और लूपहोल्स के कारण टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यू को अधिकतम करने के लिए केवल मिडिल क्लास ही उपलब्ध है। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग इज सो हाई कि मिडिल क्लास के लिए शांतिपूर्ण जीवन का अच्छा सपना देखने के लिए भी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।